हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज का हमारा वीडियो है मकर संक्रांति के ऊपर और आज के वीडियो में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति बनाने के पीछे क्या है वैज्ञानिक कारण और क्या है पौराणिक रीजन, और साथ में हम उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति को अच्छे से आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि मकर संक्रांति का क्या साइंटिफिक कारण है, क्यों मकर संक्रांति मनाई जाती है और साइंस और धार्मिक कारण दोनों के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहले हम मकर संक्रांति को तोड़ के देखते हैं। मकर प्लस संक्रांति। संक्रांति क्या है? संक्रांति वो समय होता है जब सूरज एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। पूरे साल में सूर्य देव 12 राशियों में प्रवेश करते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में पहुंचने के लिए सूरज को 30 दिन लगते हैं। इस प्रकार साल में 12 संक्रांति पड़ती हैं, लेकिन इन सभी संक्रांति में मकर संक्रांति को महत्वपूर्ण माना जाता है। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य और शनि का संबंध मकर राशि के पर्व में काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन खरमास समाप्त होता है और एक बार फिर से मांगलिक कार्य और शादी विवाहों की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के त्योहार को भारत में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे इसे पोंगल, खिचड़ी संक्रांति और उत्तरायण भी कहा जाता है। अब शब्द इसमें एक आया उत्तरायण, तो समझते हैं उत्तरायण का मतलब क्या है। मकर संक्रांति का त्योहार भारत में हर साल लगभग 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर हम करते हैं चर्चा। मकर संक्रांति का पर्व पौष माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगते हैं, जिससे मौसम में बदलाव आना शुरू होता है। शरद ऋतु धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन होने लगता है। अब हम थोड़ा सा दक्षिणायन और उत्तरायण स्थिति को समझते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण सूर्य की स्थिति होती है जो पृथ्वी पर 6-6 महीने में आती है, यानी 6 महीने तक दक्षिणायन रहता है और 6 महीने तक उत्तरायण रहता है। अब दक्षिणायन को इस तरह से समझते हैं, दक्षिण प्लस आयन, यानी आयन का मतलब होता है गति, दक्षिण मतलब दक्षिण की तरफ, दक्षिणायन का मतलब होता है सूरज की दक्षिण की तरफ गति, उत्तरायण का मतलब होता है उत्तर प्लस आयन यानी सूरज की उत्तर की तरफ गति। अब इसको इस तरह से समझते हैं, हमारी जो पृथ्वी होती है उस पर 3 रेखाएं होती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो जब सूरज मकर रेखा पर सीधी किरणों के साथ में आता है तब मकर संक्रांति होती है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधी किरणों के साथ में आता है तब कर्क संक्रांति होती है। सूर्य देवता जो होते हैं वो कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ ही घूमते हैं। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ गति करते हैं और फिर मकर रेखा से वापस कर्क रेखा की तरफ गति करते हैं। तो कर्क रेखा से जब मकर रेखा की तरफ सूरज आते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं दक्षिणायन, और जब मकर रेखा से कर्क रेखा की तरफ जाते हैं तब उसको बोलते हैं उत्तरायण। यानी अभी इस कंडीशन में सूरज मकर रेखा पे आ चुके हैं, अब आगे गति करेंगे कर्क रेखा की तरफ, इसलिए इस वाली कंडीशन को हम उत्तरायण बोल रहे हैं। क्योंकि अभी मकर रेखा के बाद में 6 महीने तक सूरज उत्तर की तरफ ही गति करेगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे उत्तरायण। जैसा कि आप सभी को पता है कि सूर्य जो होता है वो स्थिर होता है और उसके चारों तरफ जो हमारी अर्थ होती है वो रोटेशन कर रही होती है। तो इस फोटो से आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब पृथ्वी की कर्क रेखा सूरज के बिल्कुल सामने आती है उस टाइम पर कर्क संक्रांति होती है, और जब पृथ्वी की मकर रेखा सूरज के बिल्कुल सामने आती है उस टाइम पर मकर संक्रांति होती है। और जब कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति की तरफ जब सूरज गति करता है तो उस कंडीशन में विषुवत रेखा एक बार आती है और मकर संक्रांति से कर्क संक्रांति की तरफ जाते टाइम पे दूसरी बार विषुवत रेखा कटती है। तो इस तरह से सूरज 2 बार एक साल में विषुवत रेखा से होकर निकलता है और कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर सिर्फ एक बार ही आता है। कर्क रेखा पर सूरज की सीधी किरणें 21 जून को पड़ती हैं और मकर रेखा पर सूरज की सीधी किरणें 14 जनवरी को पड़ती हैं।
जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्क रेखा भारत से गुजरती है, जबकि भूमध्य रेखा और मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती हैं। ऐसी कंडीशन में सूर्य जो सीधी कंडीशन में आता है वो कर्क रेखा पर ही आता है इंडिया में। इसलिए इस टाइम पर इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्म गर्म दिन होता है, जो कि 21 जून के दिन होता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर। जबकि मकर रेखा से होकर सूर्य की किरणें भारत के अंदर से तो नहीं गुजरती हैं, लेकिन ये एक भूगोलिक घटना है, इसकी वजह से इसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो ये तो हुआ वैज्ञानिक कारण। अब हम उत्तरायण और दक्षिणायन को हिंदू पंचांग के अनुसार भी समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार जब सूर्य मकर राशि से धनु राशि तक भ्रमण करता है तो इसको उत्तरायण कहते हैं। यह भ्रमण 14 जनवरी से 21 जून तक चलता है। मकर राशि से सूरज जाएगा कुंभ में, कुंभ राशि से मीन राशि में, मीन राशि से मेष राशि में, फिर वृषभ राशि में और दैन जाएगा मिथुन राशि में। ये 6 राशियां हैं जो उत्तरायण में सूर्य का राशियों का भ्रमण होता है। जब सूर्य उत्तरायण में होता है उस कंडीशन में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं, यानी हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ जा रहे होते हैं उस टाइम पर। जनवरी से जून की तरफ हम जा रहे हैं उस टाइम पर। उत्तरायण के इन 6 महीनों को देवताओं का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश, उन्नति और ऊर्जा का प्रतीक है। सूर्य को देवताओं का राजा माना जाता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो इसे देवताओं के जागने और सक्रिय होने का समय भी माना जाता है। उत्तरायण के दौरान किए गए कार्य जैसे यज्ञ, दान, पूजा, ध्यान अधिक लाभदायी माने जाते हैं। उत्तरायण के दौरान 3 ऋतुएं आती हैं: शिशिर ऋतु, बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अब समझते हैं दक्षिणायन को। जब सूर्य कर्क राशि से धनु राशि में भ्रमण करता है तब इसको दक्षिणायन कहा जाता है। यह जो समय होता है वो 21 जून से 14 जनवरी तक रहता है। दक्षिणायन में सूर्य राशियों में इस तरह से भ्रमण करता है: कर्क रेखा से सिंह, सिंह से कन्या, कन्या से तुला राशि, तुला से वृश्चिक, से धनु राशि में प्रवेश करता है। तो ये 6 राशियां दक्षिणायन की होती हैं। धीरे धीरे सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ने लगती हैं और मौसम में गर्माहट आने लगती है। इसके चलते फसलों का विकास तेजी से होने लग जाता है और मकर संक्रांति पर्व ऐसे समय पर आता है जब किसान रबी की फसल लगाकर खरीफ की फसल घर ले आते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर्व पर खरीफ की फसल जैसे धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली, उड़द का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हीं से जुड़े पकवानों का लोग इस दिन सेवन भी करते हैं। इस दिन सूर्य की रोशनी में कुछ समय बिताना शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन काफ़ी सारी जगहों पर पतंगें भी उड़ाई जाती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दिन में 4-5 घंटे अगर आप इस दिन सूरज की किरणों के नीचे रहते हैं तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है। मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति पर स्नान, सूर्य उपासना, अनुष्ठान, दान दक्षिणा का काफी महत्व है। इस दिन नदी स्नान करके सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद दान दक्षिणा का कार्य भी करना चाहिए। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, कंबल, खिचड़ी आदि का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन मलमास के अंत के साथ में शुभ माघ महीने की शुरुआत हो जाती है। मकर संक्रांति पर तिल खाना, खिलाना, दान करके बेहद पुण्य का काम माना जाता है। इस दिन घर में खिचड़ी जरूर बनाएं। मकर संक्रांति का दिन धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भीष्म पितामह ने इसी दिन अपनी देह त्यागी थी। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति के दिन को ही चुना था। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में देह का त्याग करते हैं उसे मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन से ही कुंभ मेले का प्रारंभ होता है और उसके पीछे धार्मिक रीजन यह है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में निहित कथाओं में यह बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे चल चल के कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची थी और सागर में जाकर मिली थी। इसीलिए इस दिन से महाकुंभ कुंभ का आयोजन भी किया जाता है। तो ये थे हमारे मकर संक्रांति पर वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व, जिनकी वजह से मकर संक्रांति बनाई जाती है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
इसी तरह के जानकारी वाली वीडियो हम लोग लेके आते रहते हैं, तो हमारे चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।